नेचुरल राइट्स कभी किसी आर्टिकल के अंदर नहीं आता, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। जब हमारे पास पूर्वजों ने ग्रंथ लिखा, कोई भी ग्रंथ हो, किसी का भी ग्रंथ हो, कोई भी रिलीजन का, उसमें एक चीज का जिक्र हमेशा किया, बिना सुने किसी का आप डिसीजन नहीं दे सकते। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो कि हर देश फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये चीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जब भी कोई आप लॉ पढ़ेंगे उसमें उसका जिक्र होगा। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांस हैं जहां पे ये फॉलो नहीं होता है। बताओ कोई एग्जांपल आपके माइंड में, एनीवन? किसको किसको गाड़ी चलाने आता है यहाँ पर? स्कूटी, बाइक, कार, कुछ भी आता है लड़कियों? आप लोग को आता है? किसका किसका चालान कटा है? कटा है? आप लोग में से किसी का नहीं कटा? लड़कियों का कभी नहीं चालान कटता है, ठीक है। वो इतना सेफ्टी में रहना है, चालान नहीं कटता है उनका। आपका कटा है चालान? क्या आपको सुना गया चालान काटने से पहले? तो वहां पे आप बोलोगे कि नेचुरल राइट का वायलेशन हो गया, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते वहां पर। क्या क्या? तो ये मानते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए उन सब जगह पर नेचुरल राइट नहीं देखा जाता। जब कभी फाइन लगाती है उसमें, मोटर व्हीकल एक्ट में, वहां नेचुरल राइट नहीं देखा जाता। एक्साइज लॉ किसको किसको पता है? मद्य निषेध वाला देखे हो, गाड़ी थोक में भर के लेके जाता है सबको, क्या वहां पे सुना जाता है उनका बात कि नहीं तुम पिए थे कि नहीं पिए थे? बस चालान कटना है कटना है। तो वहां पे नेचुरल राइट नहीं देखा जाता, क्योंकि वहां माना जाता है कि भाई तुम गलती किए तभी पकड़ाए। तो नेचुरल राइट का भी लिमिट है, हर जगह नहीं अप्लाई किया जाता नेचुरल राइट का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हो गया, समझ में आया? ठीक है। एनी बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ, ठीक है, बैठो, हम इस पे भी आएंगे। लेकिन अभी तुरंत तुम सीधे 90% वाले सिलेबस में चले गए। उसमें भी तरीका है। सबसे पहली बात हमने क्या बोला? राइट्स और ड्यूटीज, ठीक है। हर इंसान को, भारत में एक लॉ है कि अगर आप यह कहते हैं कि मुझे लॉ नहीं पता, ये अपने आप में एक जुर्म है। आप कहीं पे प्ली नहीं ले सकते कि हमको कानून नहीं मालूम है साहब। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से यह माना जाएगा कि उस बच्चे को भी भारत का कानून पता है, ठीक है। यही कानून है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज। आप किसी वकील के पास जाइए, किसी पुलिस के पास जाइए, किसी जज के पास भी जाइए, आप अगर उससे ये बोलिएगा हुजूर हमको तो पता ही नहीं था, सर हमको तो मालूम ही नहीं था, नहीं, आप नहीं कर सकते। 18+ होने से, जिस दिन आप 18 के हुए उस दिन आपको पता होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। माँ बाप नहीं बनाए तो बीइंग 18+ आप खुद अवेयर कीजिए खुद को। मोबाइल में, मोबाइल होगा सबके पास, मोबाइल से सीखो, यूट्यूब से सीखो, गलत चीज मत सीखो। 2 बार वेरिफिकेशन करो, डुअल वेरिफिकेशन करो हमेशा। कोई आपके यार दोस्त जो वकील है, जिसको लॉ की नॉलेज है, अपने बुजुर्ग जो आपके माता पिता है, उनसे बात करो, पूछो। फुल्ली आपको इन्वॉल्वमेंट मोबाइल पे नहीं रखना है कि भाई हम मोबाइल जो बोला वही कर रहे हैं, नहीं, मोबाइल भी गलत होता है, ओके। तो सबसे पहले 18+ होने के बाद पैन कार्ड इज इंपॉर्टेंट। पैन कार्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है बताओ? पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? बताओ पैन कार्ड का क्या इस्तेमाल है? पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है इनकम टैक्स फाइल करने में। ITR, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट काम पैन कार्ड का वही है।
दूसरा प्रूफ है, वो आईडी कार्ड भी है। कहीं कहीं जब एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको लिखा मिलता होगा एडमिट कार्ड पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लेके आना है। ठीक है। 18 प्लस होने के बाद और क्या जरूरी है? वोटर कार्ड, राइट। उसके अलावा क्या जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल। आपका जितना उम्र बढ़ते जाएगा ना, उतना कम साल के लिए डीएल मिलेगा आपको, ये पता है? अगर आप 18 के बने हैं, 18 प्लस है, 18 पास किया आपने, 19वां चढ़ने वाला है, उस वक्त आपको अगर डीएल बनवाए या तो आपको आपकी उस डीएल की वैलिडिटी 15 साल होगी। जैसे 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 आपका उम्र बढ़ेगा वो 15 साल घटते जाएगा। एक समय आएगा जब 60 के ऊपर आप जब हो जाएंगे, 60 प्लस हो जाएंगे, तो डीएल नहीं बनता है किसी का। ठीक है। रोड पे देखते होगे चलाता है, लेकिन वो डीएल वैलिड नहीं होता है, क्योंकि कोई जांच ही नहीं करता है उस चीज का। पुलिस वालों को सिर्फ बस ऐसे दिखाओगे डीएल हो गया, काम हो गया, उसमें वो नहीं देखेगा कि वैलिडिटी अप टू। एटीएम कार्ड में भी वैलिडिटी अप टू लिखा होता है ना। तो जो भी चीज आपके हाथ में है उसको पढ़ो, ये मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है। ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है? और इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, वो होना ही चाहिए। अगर आप घर से गाड़ी लेके निकले, किसी का भी गाड़ी हो, उस गाड़ी में इंश्योरेंस होना जरूरी है। थर्ड पार्टी मतलब आप चला रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई तीसरा लोग ठुक गया तो उसको क्लेम मिले। थर्ड पार्टी इज वेरी मैंडेटरी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। लेकिन इंश्योरेंस वाला क्या बेचेगा आपसे कि इसमें कंप्रेहेंसिव कवर्ड हो जाएगा, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। आपको नहीं बताएगा कि फर्स्ट पार्टी कौन होता है, सेकंड पार्टी कौन होता है, थर्ड पार्टी कौन होता है, और बोलेगा सब चीज जरूरी है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। नहीं, सिर्फ थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसे फर्स्ट पार्टी लेंगे मतलब कि ओन डैमेज, खुद के डैमेज का, उसका अलग प्राइस होगा, अलग चार्ज जुटेगा, उसमें कमाई किसका होगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है फर्स्ट पार्टी डैमेज लेने के लिए भी, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस लेने की। क्यों? क्योंकि उस पर अपना खुद का इंश्योरेंस भी मिल जाता है आपको, 1 साल की वैलिडिटी, अगर 1 साल के लिए लिया, साथ ही साथ आपका जो गाड़ी है उसको भी इंश्योर्ड हो जाता है। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो हमेशा कोशिश ये करना है कि थर्ड पार्टी लेना ही लेना है। फर्स्ट पार्टी लो ना लो, थर्ड पार्टी लेना ही लेना है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी नहीं होगा तो चालान काटेगा 5,000 रुपए। पॉल्यूशन नहीं बना हुआ है तो चालान काटेगा ही काटेगा। हेलमेट नहीं पहने हैं, चालान काटेगा ही काटेगा। आप उस वक्त कितना भी बोलते रहो, डॉक्टर के यहाँ जाना है, वाइफ को लेके जाना है, बच्चा बीमार है, कुछ भी बोलो, वो एक बार स्कैन हो गया तो हो गया। उसके पास आपने एक डिजिटल टाइप का टेक देखा होगा, पेटीएम जैसा मशीन, उसमें एक बार क्लिक हो गया ना फोटो तो हो गया, वहां से डिलीट नहीं हो सकता। वहां से डिलीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? हेडक्वार्टर, डीआईजी ऑफिस हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है वहां डिलीट करने का, वो ऑनलाइन अपलोड हो गया तो हो गया। ये मोटर व्हीकल है, इसी तरह का सिस्टम है। साथ ही साथ में है ये पता नहीं, आप देखते होंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी कैमरा लगा होता है। ठीक है। यस, उसमें भी नंबर प्लेट स्कैन हुआ, आपका फोटो के साथ कट गया, वो कट गया तो कट गया, आपको पेमेंट करना ही करना है। इसीलिए नया नया स्कीम्स लेके, अभी पिछले लास्ट 2 महीने पहले स्कीम आया था, क्या 50% चालान माफ कर दिया जाएगा। किसने किसने करवाया? कोई करवाया कि नहीं? 50% चालान माफ, कोई नहीं करवाया। पता ही नहीं होगा। लोक अदालत नाम सुना है किसी ने? लोक अदालत का क्या होता है बताओ? बता रहे आ रहे, एक ही बार नहीं, लोक अदालत मतलब कि जहां पर आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जज, एडवोकेट, जो भी वहां बैठे हैं, लीगल मैनेजर, उनसे आप बात करके, भाई 5,000 का है, चलो 2,000 पे डील करो, काम खत्म करो, तो उससे केस डिस्पोज हो जाए, केस खत्म हो जाए। लेकिन ये अधिकतर कौन से वाले केसेस में होते हैं? फाइनेंशियल केसेस में, इंश्योरेंस वाला केसेस में, बैंक वाला केसेस में
लोक अदालत ज्यादा होता है। क्यों? पैसा का मैटर है। तुमसे हम पैसा लिए, अगर हम पैसा लौटा दे तो केस खत्म, इतने ना काम है, उसमें किसी को जेल जाने का जरूरत है नहीं। तो भाई तुम 2000 मांग रहे हो, 1500 में डील करो, बात खत्म करो। इसीलिए लोक अदालत लाया गया, ताकि केसेस डिस्पोज हो सके, जल्दी जल्दी केसेस खत्म हो सके, आपस के उलझन खत्म हो लोगों के। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी रूल लेके आई मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, बिहार गवर्नमेंट, जिसका भी 31 मार्च 2026 से पहले तक का चालान कटा हुआ है। याद रखना, 31 मार्च 2026 से पहले वाला, उसके बाद वाला नहीं, उससे पहले वाला जिसका इसका चालान कटा हुआ है, अगर वो नेशनल लोक अदालत में जाएंगे तो वहां पे जितना भी अमाउंट उसका चालान का हो, 1000 का हो, 5000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, उसका सीधा 50% हो जाएगा। 50% पे कीजिए और चालान माफ करवाइए। लेकिन ऐसे अगर जाएंगे 31 मार्च के बाद वाले, तो उनको वो 50% का लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये मोटर व्हीकल से रिलेटेड। अब हम लोग फिर से वापस आते हैं संविधान पर। राइट्स हमने देखा आर्टिकल 32 तक। अब किसी के पास कुछ अधिकार होगा, राइट्स होगा, तो सामने वाले के पास कुछ ड्यूटी भी तो होना चाहिए ना। राइट्स अपने आप में एक हाथ से ताली तो बजाएगा नहीं, साथ में ड्यूटी भी होना चाहिए, तब तो दोनों हाथ से ताली बजेगा। तो ड्यूटीज कहाँ पे मेंशन्ड है, कोई बताएगा? ये भी लिखा रहता है एनसीईआरटी की किताब में, बताओ। यस, हाँ बताओ बताओ, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा धारा? अनुच्छेद आर्टिकल 51A लिख लीजिए, आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51 कैपिटल A, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। हर सिटीजन को, सिटीजन मतलब इंडिया का जो है व्यक्ति, उसको ड्यूटी है किसके प्रति? संविधान के प्रति, कि आप क्या करेंगे? संविधान की रक्षा करेंगे। ठीक है, अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इन्वायरमेंट मतलब एयर, वाटर, बायोडिग्रेडेबल जो भी है, हर चीज उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रोटेक्शन करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे। ये सब ड्यूटीज है हमारे पास। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी ड्यूटी आती है, आसपास के लोगों को आप अवेयर करेंगे। किस चीज से? कानून से अवेयर करेंगे, उनके हक से अवेयर करेंगे, उनके अधिकार से अवेयर करेंगे, उनको साथ ही साथ ड्यूटी भी बताएंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। ये सिर्फ लिखा हुआ ही है, कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो बट फॉलो करना है, जितना लिमिटेड हो सके कोशिश तो करना है कि सब कुछ फॉलो करें, लेकिन नहीं भी हो तो लिमिटेड तो एकदम फॉलो करना ही करना। कर सकते। ठीक है, तो पता रहेगा तभी करेंगे। आज पता चला कि हमारा ये भी एक अधिकार है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को और बर्बाद करके रखते हैं, कचरा फैला देते हैं, इससे कि अधिकार ही नहीं पता। अब ये बताइए, संविधान जो है कब इन्फोर्स हुआ, लागू कब से हुआ? 1950 पूरा डेट बताओ ऐसे। 1925, 26 जनवरी 1950। हाँ याद रखिए, 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट कब किया गया? 1949 में, 26 नवंबर 1949, 1949 में। और 1950 में जिस दिन गणतंत्र दिवस हमारा बनता है, रिपब्लिक डे, वो पता है, वो लिख लो, रिपोर्ट बनाने में आसान हो। सबको पता है डेट, संविधान कब हमारा लागू हुआ पता है, इम्प्लीमेंट कब हुआ। चलो, वेरी गुड। अब एक स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन, संविधान के बारे में बेसिक आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये बताइए, इस देश में सुप्रीम किसको बोला जाएगा? सुप्रीम, सर्वोत्तम। हम ऑप्शन दे रहे हैं, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशन। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानेंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो, हु इज द सुप्रीम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम किसको माना जाएगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पे आते हैं। आप लोग कौन से, क्या क्या सब्जेक्ट है आप लोग का? आपका क्या सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस। आपका पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी। बॉटनी वाले को कॉन्स्टिट्यूशन का इतना पता कैसे होता है? आप लोग का लास्ट बेंच क्या बोल रहे हैं? उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज, ये तो और अच्छी बात है भाई। है संविधान में उर्दू का रिकॉग्निशन? पढ़ाया गया? बोलो जल्दी, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाया गया? हर चीज पढ़ाया जाता है। उर्दू भी एक लैंग्वेज है, हिंदुस्तान में उसको मान्यता प्राप्त है, ये संविधान में लिखा हुआ है। ये नहीं पढ़ाया गया आप लोग को? हो ही नहीं सकता है। अनुसूची 7 में है। ये भी राइट है। शेड्यूल 7 इंडिया में जितने लैंग्वेज है, हम कोई भी लैंग्वेज विदाउट एनी मतलब किसी रिस्ट्रिक्शन के कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? उर्दू पढ़ रहे हो तुमको नहीं मालूम है संविधान में उर्दू का जिक्र है? जब संविधान लिखा गया था तो उर्दू में भी लिखा गया था, हिंदी में भी लिखा गया था, इंग्लिश में भी लिखा गया था, अभी रिसेंटली मैथिली में भी लिखा गया है। न्यूज में देखे होंगे, पिछले साल ही आया है, मैथिली में भी संविधान को किया गया। ठीक है, तो याद रखना कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका जिक्र भी संविधान में है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग का? बॉटनी। और आप लोग का सब बॉटनी, उर्दू, हिंदी, हिंदी लैंग्वेज। अच्छा है, और आप लोग का हिस्ट्री। इसमें भी हिस्ट्री में तो एंशिएंट हिस्ट्री भी है ना बहुत सारे लोगों का। और इधर ये मैथ्स। आप लोग सोशियोलॉजी। चलिए, अच्छा है। सोशियोलॉजी का तो और अच्छा जिक्र है कि नहीं संविधान में? सोशलिस्ट कहाँ से आया टर्म? सोशियोलॉजी से ही है ना टर्म सोशलिस्ट पेंशन। मैथमेटिक्स, साइंस, इस सब का जिक्र हिंदी लैंग्वेज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान में है। उसमें जिक्र किया गया है कि स्टेट अपने राज्य में हर सब्जेक्ट, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट करेगी, यूथ को मोटिवेट करेगी कि आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। बताओ सर, जैसे अभी एग्रीमेंट होता है किसी भी टॉपिक पे, या कोई कंपनी अगर डील कर रही है उसमें भी एग्रीमेंट होता है, या जो भी, तो कौन से एग्रीमेंट को हमारे जुडिशियल ऑफिस में नहीं, कोर्ट में मान्यता प्राप्त है? वो एग्रीमेंट जो 12 महीने का हो, स्टेट गवर्नमेंट में उसका चालान कटा हो, रजिस्टर्ड हो, नोटराइज्ड हो, जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे हो, ये सारा होना चाहिए या इसमें से एक? सब होना चाहिए, सब होना चाहिए। ठीक है, आप एफिडेविट स्वर्ण करते हैं, एंटी रैगिंग फॉर्म सब लोग भरा होगा, भरवाया कि नहीं भरवाया कॉलेज में? एंटी रैगिंग फॉर्म, रैगिंग होता है? नहीं होता ही। अच्छा, तो एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। हर स्कूल, हर कॉलेजेस को ये फॉर्म फिलअप करवाना है अपने स्टूडेंट से। ठीक है, वेबसाइट है antiraging.gov.in करके, आप जब जाओगे उस पर एक एफिडेविट आता है, उसमें अपना डिटेल डालो और उसको प्रिंट आउट ले लो, मेल कर लो, और एक कॉपी उसका आपको कॉलेज को भेज दिया जाएगा। तो जो एफिडेविट स्वर्ण होता है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। तो आपकी सच्चाई, आपकी डिग्निटी वहां पे आ जाती है कि जो आपने लिखा है वो सही है भाई, वो गलत नहीं हम बोल सकते। अगर उसको गलत करेंगे तो फिर हम कानून का उल्लंघन करेंगे। तो एफिडेविट की वैलिडिटी इसलिए हो जाती है, नोटराइज्ड होता है, जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगा होता है उस पर। ठीक है, तो हर एग्रीमेंट कानून में वैलिड है। अगर और जो वो बिना वहाँ पे कोर्ट में ऑथराइज करवाए हुए जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं है। उसकी वैलिडिटी सिर्फ उन दो लोगों के बीच होगी जो उस एग्रीमेंट पे साइन किया है, और उसके अलावा किसी के पास नहीं। वो मान लो होता है ना कि मुंह से बोला हुआ शब्द कभी भी हवा हो जाएगा,
लेकिन कोई अगर लिख के दे दिया है तो उसकी वैलिडिटी होगी। तो हमारे और आपके बीच जब लिखित एग्रीमेंट होगा तो हम भी बाइंड है उस काम को करने के लिए, आप भी बाइंड है उस काम को करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट हमारे बीच वैलिड होगा। लेकिन जब हम उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करा लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, जुडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ रजिस्टर कराते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, उस एग्रीमेंट में कुछ अमाउंट लिखा होगा कि 1 लाख रुपए के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, 2 लाख के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसका सर्टेन अमाउंट सरकार को देना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, तब जाके वो एग्रीमेंट की वैलिडिटी बनती है। टेंडर निकलता है, नाम सुना है किसी ने टेंडर? रोड कॉन्ट्रैक्टर सब जो बनाते हैं, टेंडर निकलता है, वो भी क्या है? एग्रीमेंट है। अभी अगर ये कहेंगे कि वो एग्रीमेंट का वैलिडिटी नहीं है, नहीं, वो जुडिशियल पेपर पे एग्रीमेंट हुआ है, 1000 का स्टाम्प पेपर लगा हुआ है उस पर, 100-200 का नहीं। जब हम 1000 या 1000 से अधिक का स्टाम्प पेपर पे करते हैं, उसका टैक्स जाता है सरकार को, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, टेंडर से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रोड बनने का, ब्रिज बनने का, पुल बनने का, ठीक है, मान लो किसी सरकारी अस्पताल में बहुत सारे बेड लगवाने हैं, ठीक है, सदर अस्पताल में बेड लगवाना है, उसका भी टेंडर निकलता है कि 100 बेड चाहिए, वहां भी एग्रीमेंट होगा, तो वो एग्रीमेंट सब वैलिड है कोर्ट में। वो सिर्फ 2 आदमियों के बीच का एग्रीमेंट नहीं है, वो वैलिड है कोर्ट में भी। कोर्ट में भी जाके आप दिखा सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हुआ तो, मतलब उस दोनों पार्टी में से किसी को दिक्कत हुआ, किसी तीसरे को दिक्कत हुआ तो नहीं जा सकते। फंडिंग तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है ऑब्वियसली, जब हम स्टेट का काम करेंगे तो कौन फंड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जब आप दोनों के बीच का एग्रीमेंट है तो आप दोनों कीजिए। तो वो एग्रीमेंट गवर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। कौन से लॉ से? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लिख लीजिए कहीं पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे गवर्न होता है एग्रीमेंट्स पार्टीज के बीच में। कैसे एग्रीमेंट होगा वो सब चीज लिखा हुआ है।